हाय, आई एम दीपक धरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। और आज का जो ये फर्स्ट लेसन है आपका, इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए। अक्सर हम इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं या कई बार हम खुद ही घर पर ट्राई करना स्टार्ट करते हैं और बुक्स उठाते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, पता नहीं क्या-क्या हम सीख लेते हैं, राइट? और हर दिन जब सीखते जाते हैं और हम देखते हैं कि इंग्लिश में तो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही है। तो क्या वो चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं या क्या वो तरीके होंगे जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें इंग्लिश अच्छे से बोलनी आ जाएगी, राइट? इंग्लिश सीखने के लिए एक सही गाइडेंस होना बड़ा ही ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों को एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता कि इंग्लिश सीखी कैसे जाएगी। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका कौन सा है। तो काफ़ी लोग आपको कहते होंगे कि ग्रामर सीखो, नाउन सीखो, रूल सीखो, ये सीखो, वो सीखो, टेंस सीखो, रोज रोज वर्ड मीनिंग से याद करो, ऐसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। अगर ऐसा सही है तो कितना सही है और कितना गलत है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे अच्छे से। दूसरा, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि कहते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने के बावजूद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। यानी कि आपने 12 साल किसी एक ऐसी जगह पर बिताए हैं जहां पर इंग्लिश मीडियम का एक टैग आपके ऊपर लगा हुआ था, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, राइट? सो व्हाट आर द रीजंस दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश और यू आर नॉट एबल टू स्पीक इवन, राइट? तो क्या वो रीजंस है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स को जब हम आगे बढ़ाएंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज है या कोई भी भाषा है वो बनती कैसे है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। क्या आप लोगों को पता है कैसे बनती है एक भाषा? कुछ लोग कहेंगे कि सर वर्ड्स से जो लैंग्वेज बनती है, सेंटेंसेस से बनती है। नहीं, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा। लैंग्वेज का जो ओरिजिन होता है, जो निकल कर आती है, एक बच्चे को आपने देखा होगा वो आराम से कोई भी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। इंग्लिश ही नहीं, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी भाषा हो दुनिया की, वो लैंग्वेज बनती कैसे, कैसे उस बच्चे के अंदर वो आ जाती है। लैंग्वेज की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी कि जो हम सुनते हैं वही हम क्या करते हैं, बोलते हैं, सिंपल। अब मुझे हिंदी बोलनी आती है, क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से हिंदी सुनी और मैंने हिंदी ही बोली। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे की जो कि अमेरिका में रहता है या ब्रिटेन में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं डेफिनेटली। कैसे बोलते हैं वो इंग्लिश? क्योंकि जो सुना है वही तो बच्चा बोलेगा ना। ऐसे ही जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। ऐसे ही एक लैंग्वेज की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अगर आप बात कर रहे हो गुजराती की, आपको गुजराती नहीं आती, लेकिन जो गुजरात में रहते हैं उन बच्चों को गुजराती बोलनी आती है क्योंकि जो उन्होंने सुना वही बोला। उड़ीसा में रहने वाले लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सुना वही तो बोला ना। ऐसे ही कोई भी दुनिया की लैंग्वेज है, उसकी फॉर्मेशन लिसनिंग एंड स्पीकिंग से ही होती है। यानी जो हम सुनते हैं वही हम क्या करते हैं, बोलते हैं। बस वही चीज़ें हमें इस कोर्स के अंदर फॉलो करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस रखना है बोलने पर, और जो हमें सुनना है वो एक सही जगह से सुनना है। सही जगह से सुनना भी बड़ा ज़रूरी है। वो हम आपको नेक्स्ट लेसन में बताएंगे वो क्यों ज़रूरी है। ओके? क्योंकि अगर आप गलत सुनोगे तो गलत ही बोलोगे डेफिनेटली। और अगर हम आसपास के माहौल की बात करेंगे, हमारे आसपास ऐसा माहौल नहीं है जहां पर सभी लोग सही बोल रहे हों। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने गलत सुनी हैं और जिस वजह से आज हम गलत ही बोलते हैं। इसीलिए हमारा जो एक्सेंट होता है, प्रोनाउंसिएशंस हो जाती हैं, बोलने का तरीका हो जाता है, या बहुत सारे वर्ड के जो मीनिंग्स होते हैं हम गलत बोल रहे होते हैं, राइट? चलो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं लैंग्वेज की फॉर्मेशन, दैट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी जो हम सुनते हैं वही हम क्या करते हैं, बोलते हैं। अगर हमारा पूरा फोकस लिसनिंग स्पीकिंग पर होगा तो आसानी से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक साल का बच्चा भी या 2 साल का बच्चा भी अमेरिका में, इंग्लैंड में नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं, नेटिव जो कंट्रीज होंगी उनमें इंग्लिश बोलता ही मिलेगा। उस बच्चे ने क्या कोई कहीं पर कोचिंग ली है? नहीं ली, फिर भी वो इंग्लिश बोलता है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग की सबसे ज़्यादा वैल्यू है लैंग्वेज सीखने में। इसीलिए ज़्यादा बुकिश नहीं होना, हमें हमें फोकस करना है एग्जैक्ट जो तरीका होता है किसी लैंग्वेज को सीखने का। ओके? हम बचपन से क्या करते आ रहे हैं, हमने रीडिंग और राइटिंग इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है।
जब हम स्कूलों में गए, हमारे टीचर ने बोर्ड पर लिखा, हमने वहाँ से रीड किया, उसे राइट कर लिया। इसीलिए आज हमें रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है, राइट? यानी लिसनिंग और स्पीकिंग के मौके नहीं मिले। अगर वो मौके मिल जाते तो आज हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते, राइट? मेरी एक भांजी है, अब वो 2-3 साल की है और उसकी जो लैंग्वेज है फॉर्मेट हो रही है। वो जो सुनती है वही क्या करती है, रिपीट करती है। एक बार मैंने उससे पूछा, बेटा ये क्या है? मैंने सारी चीज़ें उसको बताई, ये आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, मैंने सब कुछ बताया। जब मैंने सारी चीज़ें उसको बता दी, बट आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट दिस एंड आई वेंट अवे फॉर सम वर्क। और इसके बारे में बताना मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा, किसी काम से चला गया। बट आफ्टर सम डेज शी हर्ड इट कान फ्रॉम समवेयर, कहीं से उसने सुन लिया कि ये क्या है, कान है। एक दिन मैंने सोचा चलो पूछ लेते हैं कितना इसको याद है। मैंने पूछा बेटा ये क्या है? उसने बोला मामा ये आइज है। मैंने बोला ये क्या है बेटा? उसने बोला सर नोज है। सारी चीजें उसने बता दी, नोज है, लिप्स है, ये है। जब मैंने बोला ये क्या है तो उसने बोला कान। उसने इसको नोज इसको कान क्यों कहा? उसको नहीं पता कि ये हिंदी में बताया या फिर ये इंग्लिश में बताया है। उसने जो सुना उसने वही बोला, राइट? उसको अगर मैं इसे कुछ और बता देता तो वो इसे और कुछ समझ लेती। यानी कान उसने कहीं ना कहीं से सुना, इसलिए उसने समझ लिया ये कान है। अगर हम इसे ईयर बताते तो ईयर समझ जाती। तो जो आप सुनते हो वैसी आपकी लैंग्वेज बनती है। तो क्लास में सबसे जो पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर फोकस करना है। ज़्यादा रीडिंग राइटिंग की तरफ मत भागना। राइटिंग करके नोट्स बनाते रहोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। लैंग्वेज आती है सिर्फ बोलकर। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आज के फर्स्ट लेसन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो की तरह ना देखें। इसे आप देखें कि मैं आप लोगों से बुलवा रहा हूं। मैं आपके सामने खड़ा होकर अभी बातें कर रहा हूं आपसे। क्या कर रहा हूं? बातें। तो हाँ या ना ये जवाब आपको देने हैं, चुप नहीं बैठना है मेरे सामने। क्लियर है? पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, जिस वजह से हमें इंग्लिश नहीं आती या फिर कोई ऐसी चीज कि वो अगर हम करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। हमें ग्रामर आनी चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ग्रामर आएगी तो हमें इंग्लिश आएगी। राइट? ऐसा नो? बोलो। अभी मैंने कहा था ना, बोलना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सिर्फ वीडियो नहीं है। आई एम टॉकिंग टू यू। राइट? यस और नो? यस। ग्रामर आना जरूरी है। सबसे सुना होगा, लेकिन मैं कहता हूं ग्रामर जरूरी नहीं है। इट्स नॉट मस्ट। ग्रामर जरूरी क्यों नहीं है? अब देखो, मैं अगर बात कर रहा हूं अब अपनी भांजी की ही, आज वो इंग्लिश बोलती है। अब वो 4 से 5 साल के आसपास की है, लेकिन क्या उसे ग्रामर आती है? नहीं आती। अगर मैं उससे पूछूंगा बेटा नाउन क्या है, उसको नहीं पता। प्रोनाउन क्या है? नहीं पता उसे। मैंने उससे पूछा व्हाट आर टेंसेस, उसको नहीं पता टेंसेस क्या है। वट एवर आई विल आस्क टू हर शी विल नॉट एबल टू रिप्लाई। उससे मैं चाहे कुछ भी पूछ लूँ ग्रामर के बारे में, शी वॉन्ट बी एबल टू रिप्लाई। शी डजंट नो व्हाट इज टेंस, व्हाट इज रूल, व्हाट इज ग्रामर, राइट? बट शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाती है। एक ऐसा बच्चा जो कि अमेरिका में रहता है, 2-3 साल का बच्चा है, इंग्लिश बोलता है, लेकिन ग्रामर तो उसको भी नहीं आती। तो आप कैसे कह सकते हो कि ग्रामर से इंग्लिश आती है? नहीं। आप अगर ग्रामर सीख रहे हो तो ग्रामर सीखने का एक ही मतलब होता है कि आप एक सब्जेक्ट सीख रहे हो। ग्रामर मीन्स यू आर लर्निंग अ सब्जेक्ट। बट आपको सब्जेक्ट सीखना है या फिर लैंग्वेज सीखनी है? ग्रामर मतलब आपके पास सिर्फ किसी चीज की इंफॉर्मेशन है। लैंग्वेज क्या है? आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, राइट? जैसे कि हम हिंदी की अगर बात करते हैं, जब हम हिंदी बोलते हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, हमें उसकी व्याकरण नहीं आती, बट हमें वो चीज़ यूज़ करनी आती है, हमें बोलनी आती है। यानी अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं कोई भी ग्रामर का रूल सोचकर नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता कि कहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए, कि पहले मैं आना चाहिए, फिर वर्ब क्रिया आनी चाहिए, फिर हूँ आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। नहीं, ग्रामर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं हिंदी की ही बात करूँ तो आपको नहीं पता होगा कि क्रिया कृदंत क्या होता है। नहीं पता ना? अब ग्रामर का टॉपिक है। वाच्य क्या होते हैं, हो सकता है आपको नहीं पता। संधि विच्छेद कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़े बहुत सुने होंगे, लेकिन प्रॉपर क्या एक ग्रामर आपको आती है? हिंदी व्याकरण नहीं आती, लेकिन हिंदी बोलनी तो आती है ना। तो ग्रामर इज अ डिफरेंट थिंग एंड लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग। हमें ग्रामर के वे में नहीं जाना। अगर ग्रामर में उलझ कर रह जाओगे तो आप स्पोकन कभी कर ही नहीं पाओगे। और यही सबसे बड़ी गलती काफी लोग करते ही करते हैं।
क्या करते हैं, बुक उठाएंगे, नाउन सीखा, एडजेक्टिव सीखा, प्रोनाउन सीखा, सब कुछ सीखा, कहेंगे सर इंग्लिश तो आई नहीं। अरे इंग्लिश कहाँ से आएगी, आप चले ही दूसरी डायरेक्शन में गए। आपको भूख लगी है तो पानी नहीं पीना, राइट, आपको खाना खाना है, और प्यास लगी है तो पानी पीना है। दैट इज द डिफरेंस। तो फोकस रखना है आपको कि ग्रामर की तरफ ना भागे। जितनी रिक्वायर्ड ग्रामर होगी, जिस तरीके से होगी, वो हम आपको कोर्स के अंदर सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन प्रॉपर ग्रामर की तरह नहीं सीखना, उसे एक लैंग्वेज की तरह सीखना है। ओके, तो ग्रामर से इंग्लिश नहीं आती, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। द नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स। यानी हमें जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स आएंगे तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे। ये सलाह आपको काफ़ी लोगों ने दी होगी कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक काम किया करो, रोज वर्ड मीनिंग्स याद किया करो। रोज कम से कम 5 वर्ड मीनिंग याद करो, 10 याद करो, आपको इंग्लिश आ जाएगी, राइट। तो वर्ड मीनिंग्स का आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है बच्चे कहते हैं कि सर जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हम अटक जाते हैं, राइट। मतलब एक तरीके से वर्ड याद नहीं आ पाता कि कौन सा वर्ड मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। तो वर्ड मीनिंग्स हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलते वक्त, राइट। यस और नो बोला करो, यस और नो। बुलवाना ही तो मैं आपसे चाह रहा हूँ ना, और आपका मोटिव भी क्या है, इंग्लिश बोलना है, तो बोलना है। जो वीडियोस आप देख रहे हो ना, ये समझ जाना कि आपको कहीं भीड़ में बैठकर या लोगों के बीच बैठकर नहीं देखनी, ये आपको एक ऐसी जगह पर बैठकर देखनी है जहां आप साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर पाओ। यही आपने आज तक नहीं किया, आपने सिर्फ कंटेंट को लिया है, उसको यूज नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। तो नॉलेज से कभी फायदा नहीं होता, उसके इंप्लीमेंटेशन से होता है। वही मैं चीज़ बार बार कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी आते हैं जिनको बहुत अच्छी ग्रामर आती है, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारियां कराते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कराते हैं उनकी ग्रामर तो बड़ी अच्छी होती है, उनको सारे रूल्स पता होते हैं, बट फिर भी वो पता मुझे क्या कहते हैं कि सर रूल्स तो सारे आते हैं, टेंसेज आते हैं, सब कुछ आता है, बट स्टिल आई कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। स्टिल दे कांट स्पीक इंग्लिश, फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। यहाँ पर क्या समझ में आया कि ग्रामर होते हुए भी वो बोल नहीं पाते हैं, यानी ग्रामर आने से कभी लैंग्वेज नहीं आती। वैसे अभी मैं जो पॉइंट क्लियर कर रहा था वो क्या था, क्या था वो, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स। कि सर ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स आएंगे तो हम इंग्लिश आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इफ यू टॉक अबाउट वोकैबुलरी, इट्स लाइक एन ओशियन, यू कैन ड्राउन इनटू इट। ये ओशियन है, इतनी सारी वोकैबुलरी हैं, इतनी करोड़ों लाखों वोकैबुलरी हैं, आप इसमें डूब सकते हो। कितनी याद करोगे, पूरी जिंदगी भी अगर याद करने लग गए तो कभी वो खत्म नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी चीज, आप याद करते रहो, लेकिन याद करने से वो आपकी लैंग्वेज में कभी आएंगी नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आई कैन वाउच इट, वाउच होता है गारंटी, राइट। सो आई कैन वाउच इट, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप कितनी ही याद करते चले जाओ लेकिन वो वर्ड मीनिंग्स आपकी लैंग्वेज में नहीं आएंगे जब तक आप उनको यूज कर कर बोलोगे नहीं। ऐसे ही चलो थोड़ा हिंदी से इस बात को हम समझते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वर्ड मीनिंग ज्यादा याद करने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आपके पास एक लिमिटेड वोकैबुलरी है, दैट्स इनफ टू स्पीक इंग्लिश। यानी जितने वर्ड मीनिंग्स आपको आते हैं वो इनफ है। वो अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। जैसे मैंने क्या कहा कि वर्ड मीनिंग्स आना एक अलग चीज होती है और आप यूज कितने करते हो एक अलग चीज होती है। आते चाहे आपको लाखों वर्ड मीनिंग्स हो, लेकिन आप जो यूज करते हो ना वो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, कुछ हजारों में ही होते हैं बस। वो कैसे समझ में आएगी बात, अब देखो हिंदी की बात करते हैं। मैंने कहा पानी, इस पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, आपने बचपन में सुना है। लेकिन आपने कभी पानी के अलावा जल को यूज ही नहीं किया। आपने कभी नहीं कहा कि मुझे एक गिलास जल दे दो, क्या आपने कहा कभी, नहीं कहा ना। तो आना एक अलग चीज है, लेकिन आप यूज क्या करते हो, यूज तो लिमिटेड वर्ड्स ही करते हो ना। सूरज को सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, अरुण भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं। बचपन में ऐसे बहुत सारी वोकैबुलरी आपने रटी, लेकिन क्या आपने कभी सूरज के अलावा सूर्य, अरुण, रवि, भानु कभी बोला? क्या आपने कभी कहा कि जो सूर्य है या अरुण है या रवि है वो पूर्व दिशा से निकल गया? कभी नहीं कहा होगा। सूरज को आप सूरज ही बोलोगे, बाकी वर्ड्स आप यूज नहीं करते। उनके मीनिंग्स तो पता थे, आपके पास वोकैबुलरी थी, बट यूज तो आप लिमिटेड वर्ड्स ही करते हो ना। कोई भी काम जो मुश्किल होता है उसे आप मुश्किल ही कहते हो, है ना। लेकिन कठिन भी तो वही होता है। क्या आपने कहा कभी कठिन? कठिन आपने यूज ही नहीं किया। वोकैबुलरी तो है लेकिन आप यूज नहीं करते हो। ऐसी आसान को आप आसान ही कहोगे, सरल यूज करते ही नहीं हो।
सरल वर्ड आपने सुना है, आपको पता है कि आसान को सरल भी कहते हैं। वोकैबुलरी तो याद की आपने हिंदी में भी, लेकिन यूज तो आपका मुश्किल ही होता है। आ रही है बात समझ में? वही चीज इंग्लिश में भी एप्लीकेबल है। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वर्ड मीनिंग्स तो हम रटते चले जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि वो बुकिश वर्ड है या फिर सच में यूज करने वाला वर्ड है, राइट? क्या वो सच में यूज होता है लैंग्वेज में या नहीं होता है? तो ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स रटने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। बट ये एक मिथ, जो इल्यूजन, एक जो मिसकंसेप्शन आपके माइंड में बना हुआ है कि वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा याद होंगे देन आई कैन स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। नाउ if I start speaking English right now, you can see I'm speaking English. And I think you are easily getting every single word, whatever I'm speaking right now. So, what I spoke right now, did you understand? Tell me, right? Yes or no? You understood everything. And if I keep speaking for a long time, and I'm damn sure that you will understand every single word. Hardly you will find here one or two words that you may not understand the meaning of those words. अभी मैंने कितना कुछ बोला, वट एवर आई स्पोक राइट नाउ, आपको अच्छे से समझ में आया, यू अंडरस्टूड वेरी वेल। जितना भी मैंने कुछ बोला आपको समझ में आया ना? वो कैसे समझ में आया? क्योंकि वर्ड मीनिंग्स आपके पास हैं। कुछ मैंने क्या इसमें कोई खास बड़ी वोकेबलरी यूज की? नहीं। अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए जो वर्ड्स चाहिए होते हैं, जो आपके पास हैं, दे आर इनफ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास वर्ड्स नहीं है। अगर वर्ड्स नहीं होते तो जो मैंने अभी बोला वो आपको समझ में भी नहीं आता। वट एवर आई स्पोक जस्ट बिफोर सम टाइम, यू इजीली अंडरस्टूड, राइट? अगर आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आते होते सो हाउ कुड यू अंडरस्टैंड? कैसे समझ सकते थे? प्रॉब्लम वर्ड मीनिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? आपको यूज करने नहीं आते, आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं आता। यानी वर्ड मीनिंग कोई ज़्यादा हैवी की बात नहीं होती यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स रटने से ही लैंग्वेज नहीं आएगी। हाँ, ज़्यादा अच्छे से आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपकी लैंग्वेज थोड़ी और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा फर्निश्ड और सुंदर लगेगी। लेकिन जो वर्ड्स आपके पास है उससे भी आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, मैंने कहा कि वर्ड मीनिंग्स आपके पास हैं। देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप बात कर रहे हो, एक इंग्लिश की ही बात कर रहे हो, अगर हम डेटा की बात करें तो टोटल वर्ड मीनिंग्स कितने होते होंगे? कितने लैंग्वेज में वर्ड मीनिंग्स होंगे? करोड़ों में, राइट? क्या किसी नेटिव स्पीकर को भी करोड़ों वर्ड्स याद होंगे? नहीं हो सकते, राइट? और याद होना अलग चीज है और आप यूज कितने करते हो वो एक अलग चीज होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब एक करोड़ों वर्ड्स किसी को आते होंगे तो यूज तो सारे करता नहीं होगा। जैसे मैंने हिंदी का एग्जांपल दिया था, आपको एक ही वर्ड के 5-5 6-6 मीनिंग और पता थे, लेकिन यूज तो आपने एक ही किया ना उसमें से, राइट? मुश्किल को मुश्किल ही बोलते हो, कठिन नहीं बोलते, आप सरल नहीं बोलते, आसान ही बोलते हो। पानी ही मांगते हो, जल नहीं मांगते कभी। क्लियर है? तो ऐसे ही इंग्लिश में भी करोड़ों वर्ड्स हैं, सारे याद नहीं होंगे। याद कितने होंगे? कुछ लिमिटेड, कुछ हजारों में। उस कुछ हजारों में से यूज कितने करता होगा? कुछ लिमिटेड ही वर्ड यूज करता होगा इंसान, राइट? जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 2000 वर्ड्स आर इनफ। 2000 के आसपास एक अंग्रेज भी यूज करता होगा इंग्लिश बोलते वक्त। और एक इंडिया में जो कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है उसको पता कितने वर्ड्स चाहिए? बता सकते हो? है कोई आइडिया? ज़्यादा नहीं, अराउंड 1500, 1500 के आसपास वर्ड्स इनफ है एक इंडिया में किसी को अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में, सिर्फ 15 से ज़्यादा वर्ड्स वो यूज़ कर ही नहीं पाता है। और अगर आप नॉर्मली कम्युनिकेशन की बात करोगे, जैसे कि आप लोग मैं आपस में बातचीत करना चाहेंगे, सो इफ़ वी हैव 500 वर्ड्स दे आर इनफ। वो इनफ है, 500 वर्ड इनफ होते हैं। साइंटिफिक जो डेटा होता है वो तो कहते हैं 475, 475। अराउंड हम इसको 500 लेकर चल सकते हैं। एंड आई एम डैम श्योर दैट यू, ऑल ऑफ यू नो 500 वर्ड्स। यू आर वेल अवेयर ऑफ 500 वर्ड्स, राइट? उन 500 वर्ड से आप आराम से अवेयर हो, जो कि अभी मैं सेंटेंस बोलते वक्त यूज भी कर रहा हूँ, विच आई एम यूजिंग राइट नाउ वाइल स्पीकिंग सेंटेंसेज। कुछ लग रहा है इसमें कोई बड़ा सेंटेंस मैंने कोई बहुत हैवी वर्ड यूज कर दिया हो? नहीं। बट आपके साथ क्या होता है, जिस फ्लो में मैंने बोला, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन दैट फ्लो, वो फ्लो नहीं आ पाता है। तो आपकी प्रॉब्लम वर्ड मीनिंग्स नहीं है। वर्ड मीनिंग्स आर नॉट योर प्रॉब्लम, राइट? What is your problem? Your problem is you are not able to use them. You are not able to implement them. उनको use नहीं कर पाते हो, that is the problem.
अभी मैंने जानबूझकर काफ़ी सेंटेंसेस इंग्लिश में बोले था कि आपको समझ में आए, कि आपको सेंटेंसेस तो समझ में आ रहे हैं। तभी तो बच्चे कहते हैं ना कि सर समझ लेते हैं, लिखा हुआ भी पढ़ लेता हूँ, बट बोल नहीं पाता। तो प्रॉब्लम वर्ड मीनिंग्स कभी नहीं होते, इस बात को समझ लेना अच्छे से। इतना क्लियर है? लेकिन हम बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग्स जो कि डेली यूज में हमारे आते हैं, एडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, हमारे जो एवरीडे के जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। अपनी वोकैबुलरी को एक नेक्स्ट लेवल पर हम लेकर जाएंगे, एडियम्स, फ्रेजेस हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। यानी ये जो कोर्स रहेगा ना, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। बट मैं इतना समझाना चाह रहा था कि ज़्यादा वर्ड मीनिंग से ही इंग्लिश नहीं आती। गॉट इट? आपको सबसे पहले सीखना है कि यूज़ कैसे करें। अभी मैंने क्या कहा कि वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा आने ज़रूरी नहीं है, लिमिटेड वर्ड्स हैं तो इनफ है, उनसे आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। आपको नहीं आता कि उनको यूज़ कैसे करें, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको समझ में आ भी जाएगी ये बात। जैसे मैंने कहा कि बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। अब सडनली लोगों के मन में वर्ड नहीं आ पाता कि यहाँ पर यार क्या वर्ड आएगा। मैंने कहा कि भाई जो कर्टन है उसे बंद कर दो। अब बंद करने के लिए आपके मन में आ रहा होगा क्लोज, है ना? लेकिन क्लोज यहाँ पर गलत होता है। मैंने कहा कि जो कर्टन है, जो पर्दा है, उसे खोल दो। खोलने की मैंने बात की है, राइट? तो खोलने की जब मैंने बात कही, वो भी क्या है? ओपन। ऐसा ही आ रहा होगा आपके मन में, ओपन, वो भी गलत है, राइट? अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर बोली कर्टन, मैंने कर्टेन नहीं कहा। काफ़ी लोग इसे मिस प्रोनाउंस करते हैं, कर्टेन बोलते हैं, है ना? आप लोग भी शायद बोलते होंगे कर्टेन। ये कर्टेन नहीं होता, दिस इज कॉल्ड कर्टन। क्या होता है? कर्टन, ना कि कर्टेन। ऐसे ही माउंटेन नहीं होता, इट्स माउंटेन। जो पहाड़ होता है, माउंटेन। सर्टन, कर्टन, गॉट इट? फाउंटेन, नो कि फाउंटेन। जो फुवारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाउंटेन? नो, दैट्स फाउंटेन। हमें कोर्स के अंदर साथ साथ किस वे में बोला जाता है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशंस क्या होती हैं वर्ड्स की, वो भी साथ साथ हमें सीखना है, राइट? हम सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी हम समझा रहे हैं कि सीखना कैसे है, और क्या वो इल्यूजन्स है, क्या मिसकंसेप्शंस है हमारे माइंड में कि इस तरीके से हमें इंग्लिश आती है, ठीक है? तो सारे मिथ आज हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी। अब जैसे मैंने बोला कि पर्दा खोल दो या बंद कर दो, इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज ड्रॉ। ओपन एंड क्लोज यूज नहीं करना। अब ड्रॉ वर्ड तो आपने सुना ही होगा, और सबने सुना होता है ड्रॉ, है ना? आप लाइन भी ड्रॉ करते हो। आपका जो ड्रोवर होता है जिसमें आप सामान रखते हो, ड्रोवर होता है वो, क्योंकि ड्रॉ करने वाला खींचता है ना वो भी, तो उसे भी इसलिए हम ड्रोवर कहते हैं। तो ड्रॉ मतलब होता है खींचना, है ना? लेकिन पर्दे के लिए वो बंद करना बन जाता है। तो मैंने कहा कि पर्दा बंद कर दो, ड्रॉ द कर्टन। अब खोलने के लिए ओपन याद आ रहा होगा? नहीं, खोलने के लिए हमें बोलना है ड्रॉ द कर्टन बैक। क्या बोलना है? ड्रॉ द कर्टन बैक। वर्ड तो पता था, बट ये नहीं पता था अच्छा यहाँ पर ये यूज होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बीच की मांग निकालते हैं, है ना, बालों में। अब मांग निकालने की सर इंग्लिश तो आती नहीं। मैं कहता हूँ आपको आती है, बट आपको ये नहीं पता अच्छा यहाँ पर ये वर्ड यूज होना था। मैंने कहा था ना कि लिमिटेड वर्ड्स ही हैं जो लैंग्वेज बोलते वक्त यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अच्छा इसको यहाँ पर यूज करना चाहिए था या इसका ये यूज था। कैसे बोलोगे बताओ? मांग निकालना, बीच की मांग निकालना, साइड की मांग निकालना, कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है पार्ट। पार्ट क्या होता है? किसी चीज के दो हिस्से कर देना, पार्ट कर देना। पार्ट योर हेयर मतलब मांग निकाल लो। अब हम हिंदी के वे में इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपको बोलना है पार्ट योर हेयर। बीच की मांग है तो क्या हो जाएगा? पार्ट योर हेयर इन द मिडल। साइड की मांग है तो पार्ट योर हेयर ऑन द साइड। हम मेंशन भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, कि मैं लेफ्ट साइड की मांग निकालता हूँ या राइट की निकालता हूँ। आई पार्ट माई हेयर ऑन द लेफ्ट साइड, या ऑन द लेफ्ट ये भी कह सकते हैं, या ऑन द राइट, सिंपल है। और बीच की मांग आई पार्ट माई हेयर इन द मिडल। कोई मुश्किल था? वर्ड पता था, बट यू डिडंट नो अच्छा यहाँ पे यूज करना है सर। गॉट इट? मैं वही समझा रहा हूँ कि वर्ड्स आपके पास हैं, बट आपको ये नहीं पता यूज करना कहाँ है। मैंने कहा कि पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है, क्या बोलोगे? पंखा चल रहा है, बताइए। अब क्या बोलोगे? फैन इज वर्किंग? नहीं, सिंपल है। कुछ लोग रनिंग भी कह देते हैं ना, फैन इज रनिंग। रनिंग भी गलत है, सही होगा फैन इज ऑन। जब कोई चीज चल रही होती है, कोई मशीन चल रही होती है, वो ऑन होती है, सिंपल।
मैंने कहा बल्ब जल रहा है, क्या बोलोगे? बल्ब जल रहा है। अब जलना ट्रांसलेशन भी मत करना, जल रहा है, बल्ब इज ऑन। वर्ड है ना आपके पास, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि सडनली ये नहीं पता अच्छा यहाँ पर यूज़ करना था। तो हमें कोर्स के अंदर प्रॉपरली ये सीखना है पहले कि जो वर्ड्स आते हैं उनको यूज़ कैसे करें। ठीक है, वोकैबलरी सिर्फ रटने से कुछ नहीं होने वाला, वर्ड्स को सीखो, इस तरीके से सीखो ताकि प्रॉपर आप उसका यूज़ भी कर पाओ, उसको यूज़ करना आपको अच्छे से आ जाए। और जो वर्ड्स आते हैं पहले उनका यूज़ करना हमें सीखना है, दैट इज़ वेरी मस्ट। गॉट इट? अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें रूल्स नहीं आते हैं, राइट? रूल्स आने ज़रूरी है या नहीं है? नहीं है। वो क्यों नहीं है? अब देखो रूल्स, फिर से रूल का मतलब ही क्या है? ग्रामर है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि ग्रामर से आपको इंग्लिश आएगी। एक अनपढ़ अंग्रेज, जो कि अनएजुकेटेड जो अंग्रेज होता है, नेटिव स्पीकर है, वो जो कभी स्कूल में नहीं गया, जो वहाँ पर एक लेबर हो या फिर कोई खेतों में काम करने वाला एक फार्मर हो, वो भी इंग्लिश ही बोलता है, राइट? हो सकता है उसे लिखना नहीं आता कुछ भी, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकता, इलिटरेट हो वो, बट इंग्लिश वो भी बोलता है। वो कैसे बोलता है? कि उसको रूल्स आते हैं? नहीं आते। उसे नहीं पता कि कहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर प्रेडिकेट आएगा, कहाँ पर क्या आएगा। ही डजंट नो एनीथिंग, राइट? बट स्टिल ही स्पीक्स इंग्लिश, और बहुत अच्छी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। तभी मैं कहता हूँ कि ग्रामर रूल्स ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके टेंसेस, राइट? 12 के 12 टेंसेस आपको आने चाहिए, राइट? यस, नो? नो, फिर से नो। आपका मन कह रहा होगा यस, लेकिन गलत। टेंसेस, मैं फिर से वही बात अपनी रिपीट करूंगा। अगर आप बात कर रहे हो किसी एक अंग्रेज की, नेटिव स्पीकर की, जो कि कभी स्कूल नहीं गया, उसको टेंस का मतलब भी नहीं पता होगा। जैसे कि हिंदी में क्या आपने पहले काल सीखे थे, उसके बाद आपने हिंदी बोली थी? नहीं ना। क्या आपने पहले काल सीखे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तब आपको हिंदी बोलनी आएगी? नहीं। अब डायरेक्ट हिंदी बोलते हो, वही लिसनिंग एंड स्पीकिंग से। तभी मैं कहता हूँ टेंसेस भी ज़रूरी नहीं होते हैं। टेंसेस आर टेंशन, ध्यान रखना। टेंस इज टेंशन, टेंसेस तो कुछ नहीं है, टेंशन है बस। इसीलिए आप बचपन से ता है, ते है, ती है, चुका है, चुके है, चुकी है, गा है, गी है, गी है, पता नहीं क्या क्या रटते आ रहे हो। और इस गागे गी ताते थी इन्हीं के चक्कर में आपके सेंटेंसेस भी गलत हो जाते हैं। अगर आप गागे गी या इस तरीके से सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो आपके कुछ परसेंट सेंटेंस तो सही हो जाएंगे, लेकिन सारे सेंटेंसेस सही नहीं होंगे, पहली बात तो। दूसरी चीज़, ये गागे गी सीखने का तरीका ही नहीं है। इससे क्या होता है, अगर आप सपोज करो किसी इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, और आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, वट एवर द क्वेश्चन इज, ओके, क्या आप क्या सोचोगे कि यार कौन सा टेंस पूछा है, व्हाट डू यू डू, इसका वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ते है, ती है, अच्छा अच्छा हाँ, ता है, ती है, ती है, तो इसमें तो डू लगता है, डज लगता है, ये लगता। क्या इतना सोचकर आप इंटरव्यू दे पाओगे? यू कैन नॉट, राइट? इतना सोचकर अगर आप रिप्लाई दोगे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। फ्लुएंटली बोलने की तो दूर की बात है, एक सेंटेंस भी नहीं बना पाओगे। और जब तक आप एक सेंटेंस बनाओगे, इंटरव्यूअर भी क्या बोलेगा पता है? यू मे गो नाउ, वी विल कॉल यू बैक, एंड यू विल नेवर एवर गेट दैट कॉल। और वो कॉल आपको कभी आएगी ही नहीं। इंटरव्यूअर बोलते हैं ना, हाँ हम आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन क्या वो कॉल कभी आती है? वो कॉल ही नहीं आती है, राइट? अगर आप ऐसे टेंसेस सीख कर आप इंग्लिश बनाओगे तो कभी भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आप सोचते रह जाओगे कि ता है, ते है, ती आएगा, चुका, चुके, चुकी आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार चुका ही आए, कुछ और भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खाया, मीनिंग तो सबका सेम ही है, राइट? तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्लास में चुका आएगा, आया आएगा, लिया आएगा, आएगा, गा आएगा, क्या आएगा? नो। तो ये तरीका सही नहीं होता है, ऐसे आप कभी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। आपको टेंसेस की तरफ नहीं भागना है, सारे टेंसेस तो यूज़ होते भी नहीं है। अगर आप स्पोकन की बात करोगे, कुछ लिमिटेड हमारे 5 to 6 टेंसेस वही यूज़ होते हैं। उसी के ऊपर अगर आपको वही आ जाते हैं, मोर देन 90% इंग्लिश यू कैन स्पीक। तो टेंसेस की तरफ नहीं भागना है, टेंसेस से इंग्लिश नहीं आती है। फिर से मैं वही बात कहूँगा, एक नेटिव स्पीकर को टेंस नहीं आते, एक 2 साल का बच्चा जो इंग्लिश बोल रहा होगा उसको भी टेंसेस नहीं आते। अमेरिका में रहने वाला, इंग्लैंड में रहने वाला एक 1 साल का, 2 साल का बच्चा इंग्लिश बोलता है, उससे पूछना व्हाट इज टेंस, ही डजंट नो व्हाट इज टेंस, राइट? उसको पता ही नहीं टेंस क्या होते हैं। बट हमें बचपन से यही पता है कि टेंस क्या होते हैं।
टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे रट रखा हमने, इस रटने से कभी इंग्लिश नहीं आती। और एक इंसान, ऐसा इंसान भी है जो कि नेटिव स्पीकर है, उसको ये कुछ नहीं पता, फिर भी वो इंग्लिश बोलता है। तो टेंसेस से इंग्लिश नहीं आती है। ये माइंड से इल्यूजन, ये मिथ, ये माइंड से मिसकंसेप्शन अपना निकाल दो। ये कंसेप्शन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। गॉट इट? उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में हेल्प करेंगी, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि एक इल्यूजन है, जो मिथ है, या हम गलत तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं। ये जो मैं आज की बातें बता रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने हमेशा इनसे उल्टी सुनी होंगी, इनसे अपोजिट सुनी होंगी। लोगों ने आपको जो गाइड किया होगा, उन लोगों ने गाइड किया होता है जिनको खुद प्रॉपर उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। दे आर नॉट सर्टिफाइड ट्रेनर्स, राइट? दे आर नॉट द मास्टर ऑफ दिस फील्ड, उनको नहीं पता। आई हैव ट्रेन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन लास्ट 10 ईयर्स। मैंने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो अभी जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, वो एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, राइट? तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुरानी चीज़ों पर मत जाना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हमारा कोर्स चल रहा होगा, तो आपको किसी पुरानी बुक या गाइड या किसी दूसरे इंसान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो जो तरीका मैं अपनाने वाला हूँ, आप उससे फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, हट जाओगे वहाँ से, राइट? आप फिर से वही चुके या पुराने पैटर्न पे चले जाओगे। लेकिन अब मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट मैनर, राइट? तो उस चीज़ को समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या समझा, फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट वो था लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनकर बोलकर ही हमें लैंग्वेज आती है। रीडिंग राइटिंग पर कोई फोकस नहीं करना। नंबर 2, ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है? नो, इट्स नॉट मस्ट। ग्रामर से हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। नंबर 3, हमें वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करने चाहिए, राइट? नो, ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स याद करने से नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स होंगे तो ही इंग्लिश बोलनी आएगी, वो बिल्कुल क्या है, गलत है, दैट्स रॉन्ग। उसके अलावा हमें रूल्स आने चाहिए बहुत सारे। ग्रामर के रूल्स आने से इंग्लिश आएगी? नहीं, रूल्स से कभी इंग्लिश नहीं आती। बिकॉज आई मैंशन अर्लियर एज वेल कि मेरे पास बहुत सारे टीचर्स आते हैं। सो मेनी टीचर्स कम टू मी एंड दे से सर वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मतलब कि वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं बट फिर भी यानी रूल्स उनको आते हैं। जो एग्जाम्स आते हैं उनमें रूल ही तो आते हैं ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कि कहाँ पर ऑन आएगा, कहाँ पर ऐड आएगा, कहाँ पर क्या आएगा, कहाँ पर जेरंड फॉर्म आनी है, कहाँ पर क्या आना है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। रूल्स उनको आते हैं बट फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, यानी कि रूल्स से कभी इंग्लिश नहीं आएगी। ये भी समझ में आ गया, राइट? और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बताइए? टेंसेस, टेंसेस को भी हमने हटा दिया कि टेंसेस से भी इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि एक अनपढ़ अंग्रेज भी इंग्लिश बोलता है बट विदाउट टेंसेस, वो भी टेंसेस यूज नहीं करता। गॉट इट? और क्या रीजंस है, सोचिए। हमें क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और क्या ऐसे रीज़न है? आपके मन में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे होंगे सर कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए, कौन से कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे अंदर इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये सारी चीज़ें ठीक है, सिर्फ 5% आपको ये चीज़ें अफेक्ट डालेंगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेन चीज़ों की, मेन जो पॉइंट्स हैं कि जो आपको समझ में आने चाहिए, जो या हम गलतियाँ करते हैं इंग्लिश सीखते वक्त। नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का आना बड़ा ज़रूरी है। हमें ट्रांसलेशन नहीं आती सर। बचपन से ही हमारे स्कूलों में भी दिया जाता था कि इसे ट्रांसलेट करें, हिंदी टू इंग्लिश, ऐसे होता था ना। हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हिंदी इनटू इंग्लिश। गॉट इट? अब ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, सभी कहते हैं, बचपन में भी सिखाया गया था, बट मैं कहता हूँ ट्रांसलेशन आपको करनी भी नहीं है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी भी नहीं है। अब पूछो क्यों सर? बोलो सर वाई। बोलो, चुप नहीं रहना। ये मत समझो कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, समझो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, मेरे साथ साथ आपके रिएक्शंस आने चाहिए। बोलो सर वाई, ऐसे हाथ उठाओ, एक हाथ से फोन पकड़ो, बोलो सर वाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, लैंग्वेज है, एक स्किल है, और स्किल कर कर के ही आएगी, है ना। जितना ज़्यादा आप मेरे साथ वीडियो को देखकर बोलोगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि आपको बोलना है, ठीक है। पूरे कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा बुलवाऊंगा, और उसी इंसान को, उसी स्टूडेंट को, उसी कैंडिडेट को इंग्लिश आएगी जो मेरे साथ साथ सारी वीडियोस को, सारी मेरी बातों को फॉलो करेगा। अगर आपने सारी बातें फॉलो की, विद इन 10 days यू कैन सी ग्रेट रिजल्ट इन यू, ग्रेट रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि बोलिए। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन क्यों नहीं करनी?
ट्रांसलेशन से हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं. इफ़ यू गो फॉर ट्रांसलेशंस, हार्डली 30 to 40% sentences you can translate them correctly. But what about those 60 to 70% sentences which you are going to make wrong? उनको गलत बना दोगे क्योंकि ट्रांसलेशन करोगे. हिंदी में कुछ और ट्रांसलेशन होती है, इंग्लिश में कुछ और होती है. अगर मैंने कहा मेरा सर मत खाओ, करो अब ट्रांसलेशन. इंग्लिश तो बना ही नहीं सकते क्योंकि सर खाना तो ईट होता है. क्या बोलोगे? डोंट ईट माई हेड. गलत हो गया ना. मेरा सर मत खाओ, इसे बोलेंगे डोंट नैग मी. कहाँ हिंदी, कहाँ इंग्लिश? बिकॉज बोथ लैंग्वेजेस दे आर डिफरेंट, राइट. इनका जो ओरिजिन है वो भी अलग अलग है. उसको हम कभी ट्रांसलेशन करके नहीं बना सकते. हार्डली 30 to 40% sentences you can translate into English, but not all the sentences. तो आपको तो सारी बातें इंग्लिश में बोलनी है ना. ट्रांसलेशन करोगे तो गलत बन जाएंगे सेंटेंस. इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, सभी बच्चों को मैं बार बार बोलता हूँ कि बेटा ट्रांसलेशन कभी भी मत करना अपनी लाइफ में. अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक, चलो पहले एक कहानी बता देता हूँ. एक बच्चा था, स्कूल में था. अब स्कूल में उसके टीचर ने उससे इंग्लिश में उसके पापा का नाम पूछा. बेटा टेल मी द नेम ऑफ योर फादर. व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? अब बच्चे ने सोचा कि इंग्लिश में बोला है सर ने तो हम भी इंग्लिश में ही जवाब देंगे. अब बच्चे ने जवाब दिया ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर. अब टीचर भी हैरान है, ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर ये क्या है? बच्चे ने क्या किया, ट्रांसलेशन कर दी. वो ट्रांसलेशन करने की वजह से काम खराब हो गया. ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर. टीचर ने पूछा ये क्या कह रहा है? हाँ सर, सुंदर लाल चड्डा. सुंदर लाल चड्डा. नाउ ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, राइट. हिंदी को कभी इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करो, गलतियां हो जाएंगी. मैंने कहा कि हवा आ रही है ना. अब मैंने कहा हवा चल रही है. अब हिंदी में अलग अलग सेंटेंस बोले. एक में आप बोल दोगे एयर इज कमिंग, एक में कह दोगे एयर इज वॉकिंग. हवा चल रही है, वॉक कर रही है, गलत हो गया. ट्रांसलेशन नहीं हो सकती. हवा चल रही है मतलब ब्लो करती है हवा. एयर इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, ब्लो करती है ना. तो ट्रांसलेशन से क्या बन पाता? नहीं बन पाता. मैंने कहा पंखा चल रहा है, थोड़ी देर पहले भी मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था. अब पंखा चल रहा है कैसे बोलोगे? चलना तो सर वॉक होता है. बोल दो, कर दो ट्रांसलेशन. फैन इज वॉकिंग. अरे भाई फिर से गलत हो गया. वॉक नहीं होता, मशीन चल रही होती है तो ऑन होती है. अब मैंने कहा कि बल्ब जल रहा है. अब जलना तो क्या होता है? बर्न होता है. क्या बोलोगे? बल्ब इज बर्निंग. ट्रांसलेशन की वजह से फिर से क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया. बर्निंग आप कह ही नहीं सकते. बल्ब जल रहा है मतलब बल्ब भी क्या है, एक मशीन है. और मशीन जब चल रही होती है वो ऑन होती है. हिंदी में हम जलना बोलते हैं लेकिन वहां पर क्या बोलेंगे? ऑन है. बल्ब इज ऑन. बल्ब नहीं जल रहा तो बल्ब इज ऑफ. पंखा चल रहा है, फैन इज रनिंग या वॉकिंग नहीं होगा, फैन इज ऑन हो जाएगा. तो क्या ट्रांसलेशन से आप ये सेंटेंसेस बना पाते? वर्ड्स सेंटेंसेस है छोटे छोटे, बट ट्रांसलेशन की वजह से दिक्कतें हो रही हैं. वर्ड्स आपको पता है, यूज नहीं कर पा रहे. यही चीजें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी ना. अब जैसे कि मान लो एक बाइक पे एक आदमी बैठा है, ठीक है. अब कई बार क्या होता है, जो पर्स होता है हमारी पॉकेट में, वो बाइक वगैरह पे, साइकिल पर, वो बाहर निकल जाता है प्रेशर की वजह से. नीचे से प्रेशर लगता है, निकलने को हो जाता है, गिरने को हो जाता है. कई बार हमारे ऐसे पर्स वगैरह खो भी जाते हैं, ठीक है. अब जो वॉलेट वगैरह है या पर्स वगैरह है, खोने के चांसेस हैं. अब आपने कोई देखा, अरे भाई साहब अपने पर्स को संभालो, ध्यान दो इसके ऊपर, कैसे बोलोगे? अब नहीं समझ में आ रहा ना. वही ट्रांसलेशन प्रॉब्लम देगी, राइट. या वर्ड मीनिंग्स है अपने पास, फिर भी ये नहीं पता कि यूज कैसे होगा. यहां पर एक वर्ड यूज होता है माइंड. क्या होता है? माइंड. अब माइंड वर्ड ऐसा तो है नहीं आपने सुना नहीं, आपने सुन रखा है 101%, लेकिन ये नहीं पता था अच्छा इस वे में यूज होना है. तो कैसे कहेंगे? भाई सब अपने पर्स पर ध्यान दो, माइंड योर पर्स. दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि मान लो एक लेडी है, बाइक पर बैठी है, उसका दुपट्टा टायर में उलझने वाला है. काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं कि जो टायर वगैरह में दुपट्टा उलझ जाता है ना. तो मैडम दुपट्टे पे ध्यान दो. अब सडनली तो माइंड में आपके कुछ भी आ जाए, मैडम दुपट्टा संभालो, टेक केयर ऑफ योर दुपट्टा. यहाँ पर टेक केयर वगैरह नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइंड योर दुपट्टा.
माइंड योर दुपट्टा। अब लिमिटेड यूज़ आते थे तो लिमिटेड ही आप यूज़ कर पाते हो। वर्ड सुना है बट फिर भी नहीं पता था, चाहिए यहाँ पर यूज़ हो सकता है। आपने दिल्ली मेट्रो में भी सुना होगा, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज़ माइंड द गैप, गैप का ध्यान रखें। ऐसे आप इसको अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी जगह पर हमारे जो जीना वगैरह होते हैं, जो स्टेयर्स होती हैं, उनमें शेल्फ नीचे होता है, उसमें माथा लगने का खतरा रहता है। वहाँ पर लिखा भी रहता है माइंड योर हेड। स्टेयर्स कई बार बिल्कुल खड़े होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल जो इंक्लाइन होता है बिल्कुल 90 डिग्री के आसपास, 80 ऐसे डिग्री के आसपास हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ऐसे जीने होते हैं पे हम गिर सकते हैं, है ना। तो उन पे क्या लिखा रहता है, माइंड योर स्टेप्स, अपने कदमों का ध्यान दें, कभी गिर ना जाओ। तो माइंड वर्ड था लेकिन टाइम पर स्ट्राइक नहीं करता माइंड में। अब जैसे मैंने कहा कि पर्दा बंद कर दो, अब बंद करना तो क्लोज आएगा आपके माइंड में, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्या ट्रांसलेशन से बन पाता है सेंटेंस? गलत हो जाता ना, क्लोज द कर्टन कहते हैं आप, गलत होता नहीं। ड्रो द कर्टन, और पर्दा खोल दो, फिर आपका ओपन मन में आएगा ट्रांसलेशन के हिसाब से, क्योंकि खोलना तो आपने बचपन से सीखा है, ओपन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ड्रो द कर्टन बैक। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन के हिसाब से गलत हो रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हार्डली 30 to 40% सेंटेंसेस ही सही बना सकते हो ट्रांसलेशन से, बाकी सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मैंने कहा कि गैस जला दो। अब जो गैस आपका जो स्टोव होता है उसे जलाने की बात कहूँ, क्या बर्न कर दोगे इसे, बर्न द गैस, गलत हो गया ना। करो ट्रांसलेशन, अरे मत करो ट्रांसलेशन, गलत हो जाएंगे सेंटेंस, नहीं बना सकते कभी ट्रांसलेशन से। इसको बोला जाता है, अब गैस जला दो, सेंस वही है, इसे टर्न ऑन करने की बात कर रहे हैं। गैस को जलाना, टर्न ऑन द गैस, बंद करना, टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। उसके अलावा हम इग्नाइट भी कह सकते हैं, इग्नाइट द गैस। या फिर हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, लाइट, LIGST, लाइट किसी चीज को जलाना भी होता है। लाइट, लिट, लिट, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है, राइट। लाइटेड भी कह सकते हैं, लाइट, लाइटेड, लाइटेड, दोनों यूज कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन के हिसाब से तो नहीं बन पाते सेंटेंसेस, है ना। मैंने कहा दूध फट गया, दूध फट जाता है ना, करो ट्रांसलेशन, करो फिर से ट्रांसलेशन, दूध फट गया, बोल दो कि दूध फट गया, क्या ब्लास्ट हो गया दूध, फिर से गलत हो रहा है ना। वही मैं कहता हूं कि दूध फट गया, इसको बोला जाता है मिल्क हैज टर्न्ड सावर। क्या बोलेंगे, मिल्क हैज टर्न्ड सावर। कहां फट गया और कहां मिल्क हैज टर्न्ड सावर, मीनिंग ही बदल गया, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूं ट्रांसलेशन ना करें, ट्रांसलेशन से आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अभी कोर्स के अंदर जब हम आगे चलेंगे तो आपको हजारों लाखों ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिससे आपको पता चलेगा, अच्छा यार हम तो ट्रांसलेशन के हिसाब से इसको कभी बना ही नहीं सकते थे, अच्छा इसकी इंग्लिश ये होगी। ओके, सो डेली यूज के सेंटेंसेस, एडियम्स, फ्रेजेस, वोकेबलरी, वो सारी चीज़ें, टॉपिक्स, रूल्स, आपको सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रांसलेशन भी नहीं करनी, नहीं तो सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, गलत होंगे। और मुझे बताइए और क्या रीजंस है, या फिर और क्या हमारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हम इंग्लिश सीखते वक्त गलतियां करते हैं, बताइए। एक गलती जो सबसे बड़ी हम करते हैं, हम हिंदी पूछते हैं किसी वर्ड की, बार बार उसकी हिंदी सीखने को भागते हैं। आपको वर्ड्स की हिंदी नहीं सीखनी, आपको डायरेक्ट उन वर्ड्स को इंग्लिश में सीखना है। यस, डायरेक्ट इंग्लिश में सीखने का पता क्या बेनिफिट है, आप उस वर्ड को कहीं भी किसी भी सिचुएशन में यूज करोगे, आपसे गलती नहीं होगी, आप उसको सही ही यूज करोगे। जैसे कि मैंने कहा, अब अपने आसपास ही देखो, दुनिया भर के ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आप यूज कर रहे हो और डायरेक्ट इंग्लिश में यूज कर रहे हो। मैंने कहा पेन, क्या आपको पहले कलम याद आता है, कलम सोच के आपने उसको पेन बोला, नहीं, आपने बचपन से सीधा सीखा उसको पेन कहते हैं, पेन। ऐसे ही चीजों को डायरेक्ट इंग्लिश में सीख लो, आपको उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने कहा बस, आपने बस को बस ही सीखा है, इंग्लिश का वर्ड है। कंडक्टर को कंडक्टर ही सीखा है, इंग्लिश का वर्ड है। ड्राइवर को ड्राइवर ही सीखा है, चालक सोच के ड्राइवर नहीं आया आपका माइंड में, है ना। ड्राइवर की हिंदी चालक, आपको ये नहीं पता, आपको इतना पता उसे ड्राइवर कहते हैं। तो डायरेक्ट इंग्लिश में सीखने से क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने इंग्लिश का वर्ड सीख लिया। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, मेरी भांजी, उसको नहीं पता था ये आइज की हिंदी आंख होती है, उसको पता था बस ये आइज होती हैं, ये नोज होता है, ये लिप्स होते हैं, राइट। उसको हिंदी नहीं पता थी और ना ही पता था ये इंग्लिश है, बस उसको ये पता था इस चीज़ को हम क्या कहते हैं। ऐसे ही हमने दुनिया भर की चीज़ें इंग्लिश में सीखी हुई हैं,
कि जिनकी हमें हिंदी नहीं पता, हमें सिर्फ इंग्लिश पता है। क्लियर है? इंग्लिश पता है सिर्फ, और उनको यूज़ करने में कभी दिक्कत ही नहीं होती। आप यूज़ कब कर देते हो आपको खुद पता नहीं चलता। लेकिन जिस वर्ड की आप पहले हिंदी सीखते हो और इंग्लिश सीखते हो और इंग्लिश के बाद उसकी हिंदी जानते हो, उन वर्ड्स को यूज़ करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपने डायरेक्ट सीखे हुए हैं? कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। वैसे तो लाखों वर्ड्स हैं। जैसे कि आपने कहा लाइट, रोशनी सोच के लाइट नहीं आया, सीधा लाइट आया। आपने कहा मोबाइल फ़ोन, इंग्लिश का वर्ड है। मैं कार से आया हूँ, कार इंग्लिश का वर्ड है। मैं बाइक से आया हूँ, बाइक इंग्लिश का वर्ड है। एसी ऑन कर दो, एसी इंग्लिश का वर्ड है। ऑन इंग्लिश का वर्ड है। मोबाइल फ़ोन, ट्राईपोड, कैमरा, लाइट्स, पेन, वॉल, टेबल, इनको आप डायरेक्ट यूज़ करते हो, है ना? मेरा बैग कहाँ है? क्या थैला सोच के बैग आता है? नहीं ना। क्या बैग की हिंदी आपने कभी सीखी कि थैला होती है? आपने सीधा क्या बोला कि मेरा बैग दे दो। किसी ने भी कहा लो अपना बैग ले लो, तो दिमाग में बैठ गया कि बैग है। तो क्यों ना जो आने वाले वर्ड्स हैं, जो हम नए वर्ड्स और सीखेंगे अपनी लैंग्वेज में ऐड करेंगे, उनको डायरेक्ट इंग्लिश में ऐसे ही सीख लें। तो किसी भी कंडीशन में यूज़ करोगे गलती होगी ही नहीं। मैं घर में पेंट करा रहा हूँ, पेंट रंग सोच के पेंट थोड़ी ना आया है आपके माइंड में, सीधा पेंट आया है। क्लियर है? ऐसे अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कभी वर्ड्स यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। सो नेवर लर्न हिंदी ऑफ द वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंसेस ऑफ वर्ड्स। उनकी जब सेंसेस आप समझने लग जाओगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग, नॉट देयर हिंदी मीनिंग, व्हाट आई सेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, नॉट देयर हिंदी। उनकी हिंदी नहीं, उनका मीनिंग समझनी है। जब मीनिंग समझ जाओगे, सेंस समझ जाओगे, आराम से उनको यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसे आप और वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो। मेरी हैंड्स फ्री दे दो, मेरा हेडफोन कहाँ है? हेडफोन, क्या कोई हिंदी पता है इसकी? नहीं पता आपको। नोटबुक, कॉपी, पेन, रबर, इरेजर, बोलते हो ना, सारे के सारे इंग्लिश में सीखे हैं। ऐसे ही सीख लो, कभी यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हो, आपको पता ही नहीं चलता आपने कब यूज़ किया। सो नेवर लर्न इन हिंदी, ऑलवेज लर्न इन इंग्लिश। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसको हम ड्रिलिंग कहें, प्रैक्टिस कहें, रिपीटेशन कहें या कुछ भी कहें, इसके बिना तो सारे रूल्स फेल हैं। मैं कॉन्सेप्ट करा दूं, आप समझ जाओगे, आई नो, समझ में पक्का आएगा, इट्स माई गारंटी, आई कैन वाउच इट। लेकिन समझे हुए को जब तक आप यूज नहीं करोगे, आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी, राइट? जित लैंग्वेज क्या है? इट्स अ स्किल। और स्किल कैसे आती है? कर करके आती है। ट्राई टू रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, व्हेन यू वेंट टू स्कूल द वेरी फर्स्ट डे एंड यू स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू राइट। आपने एक नोटबुक ली थी, उसमें एक लिखना सीखा था, और पूरी की पूरी नोटबुक, या हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा साल आपने एक लिखने में बिता दिया था। पूरे पेज पर आपने सिर्फ एक लिखा था, वन, एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की थी, वन वन वन, वो भी आप गलत कर रहे थे बार बार। कभी टेढ़ा, कभी 3 लाइन से बाहर निकलेगा, कभी 4 लाइन का हो गया, कभी पूरे पेज पर आ गया। बट आफ्टर दैट, आफ्टर रिपीटिंग इट, व्हेन यू केप्ट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, वन डे यू लर्नड हाउ टू राइट वन। आपने एक लिखना सीख लिया था, है ना? वही आपको इंग्लिश के साथ करना है। मैं रोज आपको लेसन में एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे आपने एक नोटबुक भरी थी, ऐसे ही आप कितना ज़्यादा उनको बोल बोल कर, बोल बोल कर, बोल बोल कर रिपीट करोगे। जब आप ऐसे करोगे, विद इन 15 to 20 days यू कैन सी अ ग्रेट, अ ड्रेस्टिक रिजल्ट इन योर लैंग्वेज, इन योर स्पीकिंग। यू विल फाइंड योर लैंग्वेज ऑसम, फैंटेबुलस, मैग्निफिसेंट। आप एक ज़बरदस्त रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आपने हमारे आने वाले सारे लेसन अच्छे से प्रैक्टिस किए, यू कैन सी अ ड्रेस्टिक रिजल्ट। प्रैक्टिस की वैल्यू पता क्या होती है? अभी आपको समझ में आएगी। मैंने कहा कि प्रैक्टिस की वैल्यू देखो, दुनिया में जो भी कोई महान बना है या जिसने कुछ भी लाइफ में अचीव किया है, उसने अचीव किया है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। मैंने क्या कहा था? नॉलेज से कभी फ़ायदा नहीं होता, नॉलेज के इम्प्लीमेंटेशन से फ़ायदा होता है, उसके यूज़ से फ़ायदा होता है। अब आपने सीख लिया कि भाई इसका, इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, उसको जब तक आप बोलोगे नहीं बार बार, वो आपकी लैंग्वेज में ऐड ऑन होगा नहीं और आपको बोलना आएगा नहीं। तो सिर्फ आपको चीज़ों को समझ कर जाना नहीं है, आपको उन चीज़ों को समझ कर उनको यूज़ ज़रूर करना है। देखो प्रैक्टिस की क्या वैल्यू है। अगर हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की, वो महान क्यों बने पता है? अब वो क्रिकेट में इतने बड़े प्लेयर थे,
इतनी सेंचुरीज उन्होंने बनाई, बहुत कुछ किया। फिर भी जब भी वो किसी मैच के लिए जाते थे ना, उससे पहले कई दिन पहले, कई कई महीने पहले प्रैक्टिस शुरू कर दिया करते थे। क्या उनको भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी? क्या उनको खेलना नहीं आता था? खेलना आता था, बट स्टिल ही यूज टू डू प्रैक्टिस। करते थे ना? क्यों करते थे? क्योंकि प्रैक्टिस इट्स अ मस्ट, बड़ी ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस की अपनी एक अलग वैल्यू है। प्रैक्टिस आपकी स्किल्स को और होनिंग करती है। होनिंग मतलब और निखारती है, शार्पन करती है। प्रैक्टिस शार्पन्स योर स्किल, इट होन्स योर स्किल्स, राइट? जैसे कि प्रैक्टिस से क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को खुद करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है उसे। जब हम उस चीज़ को बार बार करते रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड के एक पार्ट में चली जाती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, वो चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। क्या कहा मैंने? अपने आप होने लग जाती है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो एक एफर्टलेस हिंदी निकलती है आपके माइंड से, अपने आप निकल जाती है। बस थॉट आते हैं, हिंदी निकल जाती है ना? वो क्यों निकल जाती है? क्योंकि हिंदी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश आपको उस लेवल तक प्रैक्टिस करनी है जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चली जाए। और जिस दिन वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, दैट विल स्टार्ट कमिंग ऑन इट्स ओन, इट विल कम ऑटोमेटिकली। यानी आप थॉट्स लेकर आओगे, अपने आप आपके माइंड से वो लैंग्वेज निकलना शुरू हो जाएगी। अब देखो प्रैक्टिस की वैल्यू समझना इस एग्जाम्पल से। आपके घर में जहां पर शीशा रखा हो, मिरर, जहां पर अपना चेहरा आप रोज देखते हो, उस मिरर को वहां से उठाओ और कहीं और शिफ्ट कर दो। आफ्टर शिफ्टिंग, आई कैन वाउच इट फॉर अपकमिंग 1 मंथ, आप उसी प्लेस पर बार बार जाओगे जहां पर शीशा पहले रखा था। आपने खुद उस मिरर को वहां से हटाकर कहीं और किया, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी आपको उसी जगह पर लेकर जाएगी जहां पर वो मिरर पहले रखा हुआ था। है ना? क्या वो आप कर रहे हो? नहीं, आपकी बॉडी करवा रही है, जो कि आपने बार बार प्रैक्टिस से सीखा था। रोज वहां पर जाते थे, अपना चेहरा देखते थे, आपकी बॉडी ने सीख लिया था कि वहां जाकर चेहरा देखना है। अब आपको पता होते हुए भी आप वहीं पर जा रहे हो और फिर आपको याद है, अरे यार शीशा तो मैंने खुद ही कहीं और रखा था। है ना? शीशा रखा कहीं और, जा रहे हो वहीं पर फिर से। क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने सीख लिया है। जब आप रिपीट करते हो किसी चीज़ को, बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी बॉडी सीख जाती है। जब आपने बाइक चलानी या कार चलानी या साइकिल चलानी सीखी, कुछ भी सीखा आपने, तो स्टार्टिंग में आप जब बाइक चला रहे थे या कार चला रहे थे, आप गियर्स को, क्लच को, हर चीज़ को देख रहे थे, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। तब भी आपकी गाड़ी एक स्ट्रेट रोड पर नहीं चल रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। टाइम पे गियर्स चेंज नहीं हो रहे थे, राइट? व्हेन यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आफ्टर सम डेज यू फाइंड योरसेल्फ परफेक्ट एट इट। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आप बातें कर रहे हो, साथ साथ फ़ोन यूज़ कर रहे हो, है ना? और कई बार कोई सामने आ भी जाता है तो आप निकल के गाली भी दे रहे होते हो, ऐसे करते हो ना? फिर भी आपकी गाड़ी एक प्रॉपर पैटर्न में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने सीख लिया है। जब आपकी बॉडी की चीज़ को सीख लेती है, वो अपने आप होने लग जाती है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब गियर चेंज करना, अब ये करना, ब्रेक अप्लाई करनी, नहीं। दैट हैपन ऑन इट्स ओन, राइट? ये होती है प्रैक्टिस की वैल्यू। एक रात को जब आप बड़बड़ा रहे होते हो, तो आप किस लैंग्वेज में बड़बड़ाते हो पता है? आप उस लैंग्वेज में बड़बड़ाते हो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो आपकी खुद की लैंग्वेज है। कुछ लोग एफर्ट के साथ दिन में इंग्लिश बोल सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन बड़बड़ाते वक्त वो अपनी लैंग्वेज में ही बड़बड़ाते हैं। एक अंग्रेज किस लैंग्वेज में बड़बड़ाएगा? इंग्लिश में बड़बड़ाएगा, डेफिनेटली, क्योंकि वो अब उसके सबकॉन्शियस पार्ट में चली गई है। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, वो भी आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी और अपने आप बड़बड़ाना भी इंग्लिश में शुरू कर सकते हो। यानी कि आप सोते सोते भी इंग्लिश बोल सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए एक अंग्रेज बड़बड़ाते वक्त इंग्लिश यूज़ कर रहा है, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, धीरे 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 आपकी बॉडी उसको सीख लेगी। और जब आपकी बॉडी उसको सीख लेगी, तो वहाँ पर गलतियाँ होना या आपके माइंड को सोचने की ज़रूरत, अपने माइंड को स्ट्रेस देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। दैट विल कम एफर्टलेसली, दैट विल कम इन अ फ्लो, फ्लो में निकलेगी लैंग्वेज। ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने समझे, जिसकी वजह से हमें पूरा जो कोर्स है उसको हमें फॉलो करना है। क्या उस कोर्स में करना है, कैसे करना है, क्या मिसकंसेप्शंस थे, क्या इल्यूजन्स थे कि हाँ यार ये सीखना वो सीखना है। एक बार मैं समराइज करा देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला पॉइंट, लिसनिंग स्पीकिंग पर फोकस, रीडिंग राइटिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। सेकंड थिंग, ग्रामर की तरफ नहीं भागना, रूल्स की तरफ नहीं भागना, टेंसेस को मारो गोली, टेंसेस हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं।
कुछ लिमिटेड होते हैं और जिस तरीके से सीखने हैं वो मैं बताऊंगा कैसे सीखने हैं। चुका चुके चुकी ता ते ती ऐसे नहीं सीखने, राइट। उसके अलावा वोकेबलरी ज़्यादा रटने से इंग्लिश आएगी, ये एक इल्यूजन है, मिसकंसेप्शन है। वर्ड मीनिंग ज़्यादा सीखेंगे अच्छी बात है और हम कोर्स के अंदर डेवलप भी करेंगे अपनी वोकेबलरी को, लेकिन जो आते हैं उनका यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करनी। ट्रांसलेशन करोगे तो सेंटेंसेस गलत होंगे। वर्ड्स की हिंदी नहीं सीखनी, डायरेक्ट वर्ड्स को सीखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश सीखने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यानी कि सिर्फ एक ही तरीका, वो है प्रैक्टिस। आई होप कि ये जो पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आप इनको फॉलो करके जल्द ही एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हो। I would like to see you speaking fluent English very soon. So see you in the next class. Catch you later. Bye bye. Take care.